हेलो दोस्तों, राजनीति वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम पहले इस राजनीति वाला के प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज चालू कर चुके हैं और उसका नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिसके 5 पार्ट अभी तक आ चुके हैं। और उसमें हम मुख्यमंत्रियों से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, जो भी उनसे संबंधित जो भी क्वेरीज जो होती हैं, वो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जो आरपीएससी का आजकल का जो ट्रेंड है कि कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन सा मुख्य सचिव रहा, कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन सा राज्यपाल रहा, उस बारे में हम वहाँ बातें कर रहे हैं। तो आपने अगर वो सीरीज़ नहीं देखी है तो कृपया वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट में वो सीरीज़ देख लीजिए। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है राजस्थान करंट अफेयर्स सीरीज, और ये मई 2023 से हम शुरू करेंगे। मई 2023 से इसको शुरू करेंगे और लगातार एक एक महीने के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे, जिससे कि समय भी ज़्यादा ना लगे और आपको हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिल जाएं। क्योंकि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब है आप आध पौन घंटे 1 घंटे रोजाना खराब करते हैं। तो दोस्तों आप एक मैगजीन ले आइए, कोई भी, उसको पढ़ते रहिए और साथ में कोई भी अच्छा जो भी चैनल है वो आप देखते रहिए। तो शुरू करते हैं हम मई 2023 की करंट अफेयर दोस्तों। तो मई 2023 से हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी से। दोस्तों ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इन्होंने शपथ कब ली थी दोस्तों? 30 मई को इन्होंने शपथ ली थी। और दोस्तों इनको शपथ किस लेना आई थी? कलराज मिश्र ने। अब यह प्रश्न बढ़ता है कि राजस्थान के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है दोस्तों। तो राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। कलराज मिश्र जी ने शपथ दिलाई। ये राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? ये राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो ये 41वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। और जॉर्ज ऑस्टिन मसीही ने जो स्थान लिया है वो पंकज मित्तल जी का लिया है। और दोस्तों अगर तथ्य की बात करें तो जो फर्स्ट सीजे थे वो थे कमलकांत वर्मा, जो 29 अगस्त 1949 से और 24 जनवरी 1950 तक जो है इस पद पर रहे थे। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों, तो रामबाग पैलेस भी चर्चा में रहा है। रामबाग पैलेस का चर्चा में रहने का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि रामबाग पैलेस को विश्व की सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है। और किसके द्वारा घोषित किया गया है दोस्तों? ट्रिप एडवाइजरी द्वारा। ये ट्रिप एडवाइजरी एक संस्था है और ये जो होटल्स होते हैं, जो विश्व के प्रमुख होटल होते हैं, उनको रैंकिंग देती है। 12 महीने की अवधि में जो वास्तविक यात्री वहाँ पर आते हैं उसका पूरा डेटा वो लेती है, उसका विश्लेषण करती है और उस विश्लेषण के आधार पर जो है वो सम्मानित करती है, उस आधार पर ही वो रैंक देती है। तो जो रामबाग पैलेस है उनको जो दिया गया है वो 2023 ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड दिया गया है दोस्तों। ये याद रखना, कौन सा अवार्ड दिया गया है? 2023 ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड। उसके बाद अगर ध्यान रखें तो सेजेंट BL जो एक होटल है, नया ही होटल है, जो उभरता हुआ होटल है, इसको न्यू होटल्स की श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? चौथा स्थान मिला है। तो अपने को याद रखना है, ये याद रखना है कि रामबाग पैलेस को जो है कौन सा अवार्ड मिला है? 2023 ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, दोस्तों अभी बहुत चर्चा में चल रहा है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। और जब पवन अरोड़ा जी इसके जो अध्यक्ष बने हैं, पवन अरोड़ा जी, तो उनकी अगुवाई में लगभग 17 अवार्ड्स इसको मिल चुके हैं। इसको अब तक लगभग जो है कितने 17 अवार्ड्स दोस्तों मिल चुके हैं। इसको 17 अवार्ड जीत लिए हैं इसने। तो इनको जो है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को वर्ल्ड HRD काउंसिल ने इसके 2 प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों सम्मानित किया है। इम्पोर्टेंट है, 2 प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहला है बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है कौन सा? सिटी पार्क मानसरोवर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सिटी पार्क मानसरोवर को बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। और दूसरा जो कोचिंग हब प्रताप नगर है दोस्तों, कोचिंग हब प्रताप नगर को चुना गया है दोस्तों एक्सीलेंस इन इनोवेशन श्रेणी में। तो याद रखने वाली बात यह है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 2 अवार्ड अभी मिले हैं हाल ही में, वर्ल्ड HRD काउंसिल द्वारा मिले हैं दोस्तों। और कौन कौन सी श्रेणी में मिले हैं? एक तो बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली श्रेणी में सिटी पार्क मानसरोवर को मिला है। एक एक्सीलेंस इन इनोवेशन श्रेणी में कोचिंग जो हब है वो प्रताप नगर में बन रहा है दोस्तों, उसके लिए मिला है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आगे, तो यह याद रखना दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल।
5 संभागों में आरकेट केंद्र, 5 संभागों में दोस्तों क्या खुलेंगे, आरकेट केंद्र खुलेंगे, जिसकी घोषणा दोस्तों कब हुई थी, 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। और अब ये जो आरकेट सेंटर कहाँ कहाँ खुलेंगे दोस्तों, 5 संभाग में। एक तो अजमेर संभाग में खुलेगा, एक कोटा संभाग में खुलेगा दोस्तों, एक भरतपुर, एक बीकानेर और एक उदयपुर। अब दोस्तों 2 रह गए, कौन कौन से, दो कौन कौन से रह गए, तो एक तो रह गया जयपुर दोस्तों, एक तो जयपुर रह गया, और एक कौन सा रह गया जो दोस्तों, एक जोधपुर रह गया, जयपुर और जोधपुर। तो जयपुर और जोधपुर जो है इन यहाँ पर जो है दोस्तों आरकेट सेंटर पहले ही खोले जा चुके हैं। अगर आरकेट की जो फुल फॉर्म पूछ ले तो होगी राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कितने संभागों को, 5 संभाग पर। और 5 संभाग याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जयपुर और जोधपुर को याद कर लो कि पहले वहाँ पर पहले ही बने हुए हैं, तो 5 बाकी के जो 5 हैं वहाँ पर बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अपन 2022-23 की जो पर्यटन विभाग है, उस पर्यटन विभाग ने दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की है। और उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि हमारे जो राजस्थान है उसमें जो भारतीय पर्यटक हैं वो कितने भारतीय पर्यटक राजस्थान में आए 2022 में दोस्तों। तो इन्होंने बताया है कि राजस्थान में 2022 में जो पर्यटक आए वो आए दोस्तों कितने, 10.83 करोड़। कितने आए दोस्तों, 10.83 करोड़ भारतीय पर्यटक आए। इनमें से सर्वाधिक जो पर्यटक आए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक पर्यटक आए वो आए कहाँ, अजमेर में। सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ आए दोस्तों, वो आए अपने दोस्तों कहाँ पर, अजमेर में। कितने आए दोस्तों, 1.32 करोड़ पर्यटक जो है वो अजमेर में आए थे। दूसरे स्थान पर कौन रहा दोस्तों, सीकर रहा। और तीसरे स्थान पर कौन रहा दोस्तों, सवाई माधोपुर रहा। तो अपने को यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जो जिला रहा राजस्थान का वो रहा अजमेर। याद करने का सीधा तरीका है, राजस्थान पर्यटन विभाग ने 2022-23 की अपनी एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 2022 में जो भारतीय पर्यटक आए वो आए कितने, 10.83 करोड़। और उस 10.83 करोड़ में से सर्वाधिक जो आए वो आए अजमेर में। तो सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जिला कौन सा बन गया है राजस्थान का, कौन सा है, अजमेर है। और उसमें कितने पर्यटक आए दोस्तों, 1.32 करोड़ आए। क्योंकि आप देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो लोग देखने के लिए आते हैं, तो पर्यटक अपने आप ही आएंगे। दूसरा है सीकर है, तो सीकर में दोस्तों क्या है कि जो खाटू श्याम जी का मंदिर है ना, अभी क्या वर्तमान में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ लोग जो है वो खाटू श्याम जी के मंदिर में जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए जो है यहाँ सर्वाधिक आए। उसके बाद सवाई माधोपुर में आए। तो पहले नंबर वाला आपने को याद रखना है दोस्तों, पहले नंबर वाला जो है अजमेर रहा है, बेस्ट टूरिज्म अट्रैक्शन वाला जिला जो है वो कौन सा रहा है दोस्तों, अजमेर रहा है। कौन सा रहा है दोस्तों, अजमेर। उसके बाद दोस्तों ये तो बजट में भी था, 3D सिटी बन रही है। क्या बन रही है दोस्तों, 3D सिटी कहाँ कहाँ बनेंगी, 4 जिलों में जो है दोस्तों क्या बनेंगी, 3D सिटी बनेंगी। कौन कौन से जिले हैं वो दोस्तों, एक तो है जोधपुर दोस्तों, एक है उदयपुर दोस्तों, एक है कोटा दोस्तों, और एक है अजमेर। अब सबसे बड़ी समस्या क्या होगी यहाँ पर, गलत होने की संभावना क्या होगी कि वो ऑप्शन में क्या दे देगा, वो ऑप्शन में दे देगा जयपुर। क्या दे देगा वो ऑप्शन में दोस्तों, जयपुर। और जयपुर है नहीं, जयपुर क्या है, जयपुर 3D सिटी जो बन रही है उन 4 शहरों में शामिल नहीं है जयपुर। इसलिए वो जो एग्जामिनर है वो फंसाने के लिए क्या देगा ऑप्शन में, जयपुर देगा, और वही जो है गलती होगी। तो अपने को याद रखना है कि जयपुर नहीं है, अपने को क्या याद रखना है, जयपुर नहीं है। जयपुर के अलावा में जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर हैं। अब दोस्तों इन 3D सिटी में क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये जो राजधरा प्लेटफॉर्म है ये विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों, ये राजधरा जो प्लेटफॉर्म है ये विकसित किया जाएगा। अब ये राजधरा प्लेटफॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये राजधरा प्लेटफॉर्म क्या होता है कि इस राजधरा प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो अलग अलग समय की जो सैटेलाइट इमेज हैं उनकी जो रिपोजिटरी है उनको स्थापित किया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जैसे अलग अलग विभाग हैं तो उनकी आवश्यकता के अनुसार, जैसे भूमि है ना, भूमि का उपयोग किया जा सकेगा, उनका जलाशय, जल स्रोत कहाँ पर स्थित हैं उसका पता लगाया जा सकेगा, वन क्षेत्रों में कितना परिवर्तन हुआ है उसका पता लगाया जा सकेगा, फसल उपज का अनुमान लगाया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो किससे, राजधरा प्लेटफॉर्म से
पता लगाया जा सकेगा। मतलब राजधरा प्लेटफॉर्म एक तरह से डाटाबेस होगा और ये सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पर जो है वो क्या है, डाटा एकत्रित जो है किया जाएगा और उस जो सैटेलाइट इमेजरी की जो रिपोजिटरी होगी उसको कहेंगे अपन राजधरा प्लेटफॉर्म। आप लोग याद रखना है बस, राजधरा प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, तो आप याद रखना जो 3D सिटी बन रही है उनमें जो है राजधरा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, इतना याद अपने को रखना है। उसके बाद दोस्तों जयसमंद जो अभ्यारण्य है ये भी चर्चा में रहा था हाल ही में। जयसमंद अभ्यारण्य दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहा था और इसका चर्चा में रहने का कारण क्या था दोस्तों, कि यहाँ पर जो है 22 मई 2023 को दोस्तों 22 मई 2023, अब 22 मई 2023 को क्या आता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर यहाँ पर क्या चालू की गई थी, जंगल सफारी का प्रारंभ किया था और इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों, सीएम मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद जयसमंद अभ्यारण्य अपने को पता है उदयपुर में है। जयसमंद अभ्यारण्य अपने को पता है दोस्तों कहाँ पर है, उदयपुर में है। लेकिन दोस्तों सबसे जो मेन बात है वो अपने को याद रखने की है, वो कौन सी है, बीड कंजर्वेशन रिजर्व। ये अपन भूलते हैं कि ये कहाँ है, तो ये कहाँ है दोस्तों, झुंझुनू में है। और उसी दिन 22 मई को ही दोस्तों यहाँ पर भी जंगल सफारी का शुभारंभ हुआ था। लेकिन बस याद ये रखना है कि यहाँ सीएम साहब ने उद्घाटन किया था और यहाँ पर किसने किया था, परिवहन और सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री हैं ब्रजेंद्र ओला साहब ने किया था। यहाँ पर ओला साहब ने किया था, यहाँ पर किसने किया था दोस्तों, ओला ने किया था, ब्रजेंद्र ओला जी ने यहाँ पर किया था। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये जो सवाल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरे को लगा मई में, जो मई 2023 की जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्योंकि आजकल ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं कि निपुण कार्यक्रम क्या है। अपना क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निपुण कार्यक्रम क्या है, तो अपने को निपुण कार्यक्रम के बारे में जानना है कि निपुण कार्यक्रम क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं निपुण कार्यक्रम के बारे में। तो निपुण कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म में दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स कार्यक्रम, यानी कि ये जो कार्यक्रम है वो किसके लिए चालू किया गया है, वर्कर्स के लिए, श्रमिकों के लिए चालू किया गया है। अब एक्चुअल में है क्या दोस्तों, कि एक केंद्र की एजेंसी है और उसका नाम है दोस्तों क्या है, उस केंद्र की एजेंसी का नाम है नरेडको। क्या है दोस्तों उसका नाम, नरेडको। और हमारे जो राजस्थान का जो संस्था है उसका नाम है राजस्थान आवासन मंडल। इन दोनों के मध्य में दोस्तों क्या हुआ है, इन दोनों के मध्य में दोस्तों MOU हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, MOU हुआ है और ये कब हुआ है, 2 मई 2023 को हुआ है। कब हुआ है दोस्तों, 2 मई 2023 को हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है कि जो नरेडको है ना दोस्तों, वो राजस्थान आवासन जो मंडल है उसके सहयोग से क्या करेगा, आने वाले 2 वर्षों में, आने वाले कितने वर्षों में दोस्तों, ये याद रखना, आने वाले कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, आने वाले 2 वर्षों में जो है वो क्या चलाएगा, ये निपुण कार्यक्रम चलाएगा। क्या चलाएगा दोस्तों, इस निपुण कार्यक्रम को चलाएगा 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक चलाएगा, 2 वर्ष तक चलाएगा। और इस 2 वर्ष के मध्य एक कार्यक्रम जो चलाया जाएगा उसमें एक टारगेट रखा गया है कि जो 20,000 श्रमिक हैं उनको क्या दिया जाएगा, ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऑन साइट प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो रहेगी कौन सी दोस्तों, आवासन मंडल। यानी कि अपने को ये याद रखना है कि इस निपुण कार्यक्रम के तहत जो है वो जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर वो जिससे कि अपना कोई काम धंधा स्टार्ट कर सकें। और याद जो मेन चीज़ जो क्वेश्चन पूछने लायक है वो ये हो सकते हैं कि निपुण कार्यक्रम जो है वो कितने वर्ष के लिए चला जा रहा है, 2 वर्ष के लिए। निपुण कार्यक्रम जो है वो किस किस के मध्य निपुण कार्यक्रम के लिए समझौता हुआ है, नरेडको और राजस्थान आवासन मंडल के लिए। पूछ ले नरेडको जो चर्चा में रहा है तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। पूछ ले निपुण कार्यक्रम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, यानी कि जो श्रमिक हैं उनको कौशल प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। तो अपने को ये याद रखना है दोस्तों कि निपुण कार्यक्रम क्या है, तो निपुण कार्यक्रम जो है वो क्या है, जो श्रमिक हैं उनको कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है। और इसके लिए जो समझौता हुआ है वो किस किस के मध्य हुआ है, नरेडको और राजस्थान आवासन मंडल के मध्य में जो है दोस्तों क्या हुआ है, समझौता हुआ है। अब दोस्तों यहाँ बात करें अपन, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ राष्ट्रीय सहकार मेले की बात करेंगे
लेकिन राष्ट्रीय सहकार मेला 2023 ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ और ये 10 दिवसीय था। कितने दिवसीय था दोस्तों? 10 दिवसीय था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो ये 28 अप्रैल से 7 मई। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट ये है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान में दोस्तों पहली बार आयोजित हुआ है। राजस्थान में ये पहली बार आयोजित हुआ है। और ये जो ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है ये करवाया किस किसने था दोस्तों? तो ये सहकारिता विभाग और कॉनफेड की मदद से हुआ है। यानी कि सहकारिता विभाग और कॉनफेड के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन करवाया गया। और ये कितने दिवसीय था दोस्तों? 3 दिवसीय था ये, 3 दिवसीय। जबकि राष्ट्रीय सहकारी मेला कितना था? ये 10 दिवसीय था, ये 3 दिवसीय था। 5 से 7 मई याद रखना है दोस्तों ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान में पहली बार हुआ है। तो ये राजस्थान में पहली बार हुआ है तो प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में, प्रश्न जो है वो पूछ सकता है। अब इसमें जो है ये जो ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल था इसमें कुछ पुरस्कार दिए गए थे। और उन पुरस्कारों की बात करें तो बिक्री में जो शीर्ष स्थान जिस संस्था को मिला उस कॉनफेड को मिला, अपने को ये याद रखना है। दूसरा, क्रय विक्रय सहकारी समिति के लिए जो अवार्ड जो मिला दोस्तों वो किसके लिए मिला? वो मिला दोस्तों मथानिया को। मथानिया जोधपुर में है दोस्तों, मथानिया को जो है वो मिला। और जिला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में कोटा को जो है पहला अवार्ड मिला। ठीक है दोस्तों, तो आपने को याद ये रखना है ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल कब हुआ? 5 से 7 मई, 3 दिवसीय था, राजस्थान में पहली बार हुआ, सहकारिता विभाग और कॉनफेड के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। और याद रखना है कहाँ हुआ? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर में जो है ये हुआ था दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं, कुछ खिलाड़ियों की बातें कर लेते हैं अब, क्योंकि खिलाड़ियों से सवाल बहुत आते हैं। खिलाड़ियों से जो है वो क्वेश्चन जो है वो कैसे होते हैं दोस्तों? बहुत ज़्यादा सवाल जो है दोस्तों खिलाड़ियों से आते हैं। अवनी लेखरा जाना पहचाना नाम है, सब जानते हैं दोस्तों, जयपुर की है। इनका खेल शूटिंग है, सब जानते हैं। पैरा शूटिंग इनका जो है खेल है, पैरा एथलीट हैं ये। और इनका खेल जो कौन सा है दोस्तों? शूटिंग है। और इन्होंने जो है वो दोस्तों विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में, विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो कोरिया में हुआ उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है दोस्तों, इसलिए चर्चा में थी। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जो है वो क्या जीता था? पदक जीता था दोस्तों। और दोस्तों क्या है कि जो ये जो पदक जीता था, इस पदक के साथ ही भारत ने जो है वो पदक कितने जीत लिए हैं अब तक? 100 पदक जीत लिए हैं। कितने पदक जीत लिए हैं दोस्तों? भारत ने 100 पदक जो है यहाँ पर अपने ने जीत लिए हैं। यानी कि रजत पदक जीतने के बाद में इस पैरा शूटिंग खेलों में, जो अब तक के जो पैरा शूटिंग खेल हुए हैं उसमें ये भारत का कौन सा पदक था? 100वां पदक था। पैरा शूटिंग खेलों में भारत का कौन सा पदक था? ये 100वां पदक था ये दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आजकल क्या है कि ऐसे खिलाड़ियों के नाम आते हैं जो मतलब अपन ने सुने ही ना हो या फिर अपन ने पढ़े ही ना हो, है ना, ऐसे खोद खोद के निकालता है। जैसा EORO में आया था, इंडिया का करंट कितना कठिन पूछ लिया उन्होंने, वर्ल्ड का करंट। राजस्थान के तो क्वेश्चन ही बहुत कम आए थे और आए भी तो बहुत घुमा के पूछे थे। एक देखो दोस्तों, आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हुई। और इस आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई है इसमें जो है दोस्तों राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया दोस्तों? 21 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और याद रखना है कहाँ हुई थी? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुई थी दोस्तों? ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो है ये हुई थी दोस्तों। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये हुई थी। और इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया दोस्तों? 21 खिलाड़ियों ने जो है यहाँ पर भाग लिया था दोस्तों। यहाँ जो अपन बात करेंगे 21 पदक में से स्वर्ण पदक कितने जीते? 3 स्वर्ण पदक जीते। उन स्वर्ण पदक की हम बात कर लेते हैं, याद भी रखना। एक तो रेखा कुमारी को, एक मनीषा चाहर को और एक रुचि फौजदार। ये सिनसिनी की हैं, भरतपुर की रहने वाली है ये रुचि फौजदार। और ये सिनसिनी भरतपुर में एक जगह पड़ती है। सिनसिनी से ही सिनसिनवार, जो सिनसिनवार होते हैं ना, मतलब जो महाराजा सूरजमल और ये थे, इनका निकाह सिनसिनी से ही था। जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह है इनका पैतृक गाँव सिनसिनी है। आगे चलें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूथ को जोड़ो अभियान। ये दोस्तों यूथ को जोड़ो अभियान इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि यूथ को जोड़ो अभियान किसने चलाया था? तो भाषा व पुस्तकालय विभाग द्वारा चलाया गया है। ये क्या है कि जो पुस्तकालय होते हैं ना उनमें नए पाठकों को जोड़ने के लिए जो है ये भाषा और पुस्तकालय विभाग द्वारा चलाया गया है।
अब वो इसमें प्रश्न पूछने लायक केवल यही है कि यूथ को जोड़ो अभियान जो है वो किस विभाग द्वारा चलाया गया, तो भाषा व पुस्तकालय विभाग द्वारा इसको चलाया गया था। उसके बाद दोस्तों कला महोत्सव, ये राज्य स्तरीय कला महोत्सव था और ये कहाँ हुआ है दोस्तों, ये भारतीय लोक कला मंडल परिसर उदयपुर में हुआ था। प्रश्न पूछ ले कि कला जो राज्य स्तरीय कला महोत्सव था इस बार का वो कहाँ हुआ था, तो अपन बताएंगे दोस्तों कहाँ पर हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों अपने उदयपुर में। और दोस्तों इसके आयोजक जो इसके थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा, जो आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान है वो, प्लस भारतीय लोक कला मंडल। एक तो यही हो गया, एक इसके साथ में कौन था, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान। और अगर पूछ ले कब से कब तक हुआ तो 22 से 24 मई तक ये हुआ था, ऐसा कुछ पूछेगा नहीं वैसे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों मेरे को लगा, मैं जब ये पढ़ रहा था तब मेरे को ये इम्पोर्टेंट लगा, ये जो है क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये टपकेगा क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो भारत में अपनी तरह का ये जो है ना ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन, ये जो उदयपुर में बना है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के परिसर में बन रहा है, इसका जो शिलान्यास किया था वो 22 मई को किया था अशोक गहलोत जी ने। तो ये जो केंद्र जो बन रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन जो उदयपुर में बन रहा है, ये देश का ये अपनी तरह का पहला केंद्र है। यहाँ पर जो प्राकृत भाषा है, पाली भाषा में और जैन भाषा में, या जो जैन साहित्य है उसकी एमए की पढ़ाई, मतलब स्नातकोत्तर की पढ़ाई करवाई जाएगी और पीजी लेवल की। और दोस्तों यहाँ पर है ना शोध भी करवाए जाएंगे इनसे संबंधित। तो कुल मिलाकर के जैन साहित्य है, पाली साहित्य है, प्राकृत साहित्य है, उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये बनाया जा रहा है। और देश का अपनी तरह का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये अपनी तरह का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन उदयपुर में। ये थोड़ा सा इतना इतना ही याद रखना कि शोभा शेखावत जो है वो शूटिंग से इनका संबंध है और ये जयपुर की हैं। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो नई दिल्ली का जो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज जो है वहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया था। और उस खेल प्रतियोगिता में जो है वो ये जयपुर की ये जो शोभा शेखावत जी हैं, इन शोभा शेखावत जी ने क्या किया था, इन शोभा शेखावत जी ने वहाँ पर क्या जीता था 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता था। इन्होंने क्या जीता था, रजत पदक जीता था। किसमें रजत पदक जीता, किसमें, खेलो इंडिया में। खेलो इंडिया जो हुए थे यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, उनमें जो है इन्होंने शोभा शेखावत ने जो है वो क्या जीता था, जो है रजत पदक जीता था दोस्तों। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि शोभा शेखावत किस खेल से संबंधित है, ये कई बार पूछ लेता है, शूटिंग से, और कहाँ की है, जयपुर की। इतना ही पूछता है, इसमें ज़्यादा नहीं पूछता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें अपन 42वीं जो राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप हुई वो वाराणसी यूपी में हुई और राजस्थान ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। और किसको हराया दोस्तों, इसने यूपी को ही हरा दिया था। यूपी में सीरीज हो रही थी और यूपी को इन्होंने हरा दिया था, इन्होंने। राजस्थान की अगर पूछ ले कि राजस्थान में शूटिंग बॉल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो राजस्थान में शूटिंग बॉल की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1976 से। कब हुई थी, 1976 से हुई थी, 1976 से। उसके बाद दोस्तों ये राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम जो है वो राजस्थान सरकार ने चलाया। ये बजट 2023-24 में इसके लिए जो है वो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, जो राजीव गांधी जी थे, उनके कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए और जो भारत की जो कलाएं हैं उनसे रूबरू कराने के लिए जो है वो युवा भ्रमण कार्यक्रम इसमें करवाया जा रहा है। इसमें 10,000 युवाओं को जो है वो उत्तर पूर्वी राज्य हैं और इसके अलावा जो भी भारत का अन्य राज्य हैं उनका भ्रमण करवाया जा रहा है। और अभी इसका पहला जो है वो जो युवाओं को जो भेजना था वो 3 मई को जो है भेजा है। अब इसमें इतना कुछ आएगा नहीं, इतना याद रखना है कितने युवाओं को, 10,000 युवाओं को, और बजट 2023-24 में ये जो है वो शुरू किया गया है प्रोग्राम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें अब पालानहार योजना की। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछ लेते हैं कि पालानहार योजना में जो है कुछ चेंजेज आए हैं और पैसों में चेंजेज आए कि मतलब पहले जो 500 रुपये थे उनको 750 कर दिया, पहले जो 1000 रुपये थे उनको जो दोस्तों कितना कर दिया गया है, जो है दोस्तों कितना कर दिया गया है, 1500 कर दिया गया है।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये प्रश्न पूछ सकेगा वो, ये प्रश्न पूछ सकता है कि पालनहार योजना में जो पैसों में जो वृद्धि की गई है, जो अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको जो प्रतिमाह पहले 500 रुपये मिलते थे, उनकी जगह पे जो 750 रुपये मिल रहे हैं। और जो 6 से 18 वर्ष के बच्चे थे जिनको 1000 रुपये मिलते थे, उनको 1500 रुपये मिल रहे हैं। तो ये जो पैसे बढ़ाए हैं, ये कब से लागू होंगे, ये वृद्धि कब से प्रभावी होगी? तो दोस्तों 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लेना, 1 जुलाई 2023 से, 1 जुलाई 2023 से जो है दोस्तों ये लागू होगी। एक और दोस्तों एक और याद रखना कि जो महिलाएं हैं उनके लिए जो प्रधानमंत्री जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 50% जो किराया है, 50% जो किराया है वो हर प्रकार की बसों में, मतलब हर श्रेणी की बसों में छूट दे दी है कि मतलब आप चाहे एक्सप्रेस डीलक्स हो चाहे नॉर्मल बस हो, सब में जा सकती हो, ये छूट है। और ये छूट कब दी थी दोस्तों? जब केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप जयपुर में जब वो बस टर्मिनल का जो है वो लोकार्पण कर रहे थे दोस्तों, उस टाइम पे उन्होंने ये जो है कहा था। उसके बाद जो है दोस्तों अगर पूछ ले कि राजस्थान में जो है महिलाओं को बसों के किराए में कितनी छूट दी गई है, तो 50% छूट दी गई है। कितनी दी गई है दोस्तों? 50% छूट जो है दी गई है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अपन राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन, ये जो मिशन है दोस्तों, ये जो मिशन अपन बात कर रहे हैं इसकी, राजस्थान युवा कृषक कौशल और क्षमता संवर्धन मिशन, ये दोस्तों जो कृषि बजट था राज्य का, जो राज्य का कृषि बजट था दोस्तों 2023-24 का, ये अपन बात करें, ये जो दोस्तों ये जो बात कर रहे हैं अपन 2023-24 की, ये कृषि बजट था 2023-24 का। इसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी इस मिशन की। अब इस मिशन की जब घोषणा की तो इसी मिशन के तहत उन्होंने क्या किया है कि जो कृषि विषय लेकर के जो छात्राएं पढ़ती हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो उनको राशि मिलती थी पहले, उस राशि को क्या कर दिया उन्होंने, बढ़ा दिया है। और जो बढ़ी हुई राशि है वो कहाँ से मिलेगी? इस जो राजस्थान युवा कृषक कौशल और क्षमता संवर्धन मिशन है, इसके अंतर्गत वो दिए होगी। इसमें क्या किया है दोस्तों कि पहले जो बच्चियां पढ़ती थीं, जो छात्राएं पढ़ती थीं कृषि विषय लेकर के, और जो 11वीं 12वीं की जो छात्राएं होती थी उनको 5000 रुपये मिलते थे पहले। पहले कितने मिलते थे? 5000। अभी कितने मिलते हैं? 15000। कितने गुना हो गए? 3 गुना हो गए, लगभग 3 गुना हो गए दोस्तों। लगभग कितने गुना हो गए? 3 गुना हो गए, लगभग 3 गुना हो गए। लगभग कितने गुना हो गए दोस्तों? 3 गुना जो है हो गए। उसके बाद अपन बात करें दोस्तों कि ये जो अपन बात कर रहे हैं, ये जो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, तो BA MA मतलब स्नातक, एक तो होता है स्नातक यानी कि BA, और एक होता है स्नाकोत्तर। स्नाकोत्तर मतलब PG, है ना, UG और PG। पहले इसमें 12,000 रुपये मिलते थे UG और PG करने के लिए, अभी कितने मिल रहे हैं? 25,000। पहले PhD करने के लिए जो है कृषि विषय में कोई PhD करता था तो उनको जो है 40,000 रुपये पहले जो है 15,000 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 40,000। लेकिन कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। ये याद रखना कि जो PhD करने वाले बच्चे हैं उनको अधिकतम कितने वर्ष तक के लिए? 3 वर्ष तक के लिए। ऐसे नहीं कि PhD कर रहे हैं तो 5 और 6 साल हो गए और तुम तो सरकार से पैसे लिए ही जा रहे हैं, लिए ही जा रहे हैं, तुमने सोचा कि भाई इतनी तो मौज होगी, तो ऐसा नहीं है, फिक्स है 3 साल तक के लिए। तो आपने को याद रखना है 11वीं 12वीं की बच्चियों को कितने पैसे? 15,000। जो बड़े हुए हैं स्नातक और स्नाकोत्तर के लिए 25,000, और जो बच्चियां PhD करेंगी उनके लिए कितना दोस्तों? उनके लिए 40,000 जो है रुपये का प्रावधान किया गया है। कितने का किया गया है दोस्तों? 40,000 का प्रावधान जो है वो दोस्तों किया गया है। अगर हम बात करें तो दोस्तों जो हम बात करें अब, और इसके अलावा में कुछ फैक्ट की अगर बात करें हम, तो ये जो हल्दी घाटी युवा महोत्सव की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि हल्दी घाटी युवा महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर, हल्दी घाटी जो महोत्सव था उसका आयोजन जो है वो 5 और 6 मई को दोस्तों कहाँ हुआ था? तो 5 और 6 मई को हुआ था नाथद्वारा में। कहाँ पर हुआ था? नाथद्वारा में। ये ऐसे फैक्ट हैं, ये पूछता नहीं है वैसे। हाँ, एक याद रखना है, ये वाले याद रखना है अपने को कि जो संस्था आधार है ना दोस्तों, ये याद रखना है अपने को, संस्था आधार। ये संस्था आधार क्या है? ये संस्था आधार क्या है?
तो दोस्तों ये जो संस्था आधार है ये क्या है, आपदा और जो आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और जो सांख्यिकी विभाग है दोस्तों, कौन सा विभाग है, सांख्यिकी विभाग है, उस सांख्यिकी विभाग के द्वारा जो है ये संस्था आधार जो प्रोग्राम है, संस्था आधार जो प्रोग्राम है वो जो है शुरू किया गया है। ये पहले जो संस्था आधार योजना चल रही थी उसका पोर्टल है संस्था आधार। तो पूछ ले संस्था आधार क्या है, तो आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी जो विभाग है उसका एक पोर्टल है, उसका क्या है दोस्तों, पोर्टल है। तो दोस्तों अब हमने जो है आज जो है किसकी बात कर ली, पूरे जो मई का जो पूरा करंट अफेयर्स था उस मई के करंट अफेयर की हमने चर्चा कर ली है। अब दोस्तों इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें, जो याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो अपने को जो याद करनी है, जो परीक्षा में आने लायक है दोस्तों, वो अगर बात करें तो एक तो रामबाग पैलेस वाला, कि रामबाग पैलेस को जो है वो क्या मिला है, एक तो रामबाग पैलेस को जो है वो क्या मिला है दोस्तों, अवार्ड मिला है। और एक ये अपने बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली और एक्सीलेंस इन इनोवेशन श्रेणी अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों अजमेर वाला। उसके बाद बीट कंजर्वेशन, ये निपुण कार्यक्रम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल को याद रखना। और दोस्तों जो अपन बात करें, एक ये दोस्तों ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन उदयपुर में, इसको याद रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अपने 2 योजनाएं हैं, योजनाओं में तो वो कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, इसका तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब ये जो हमारा आज का जो मई का करंट अफेयर था उसकी पूरी वीडियो आज हमने पूरी बना ली है, और मई का करंट अफेयर जो है अपना मई 2023 का करंट अफेयर पूरा हो गया है। अब यूँ तो करंट अफेयर पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन जो हमने मुख्य मुख्य चीज़ें थी उनको पढ़ लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा जो कंटेंट तैयार किया गया ये कंटेंट आपको अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। और अगर हमारे प्रयास में कहीं कमी है तो हमें बताएं, जिससे कि हम और सुधार कर सकें। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जितना परिवार बढ़ेगा उतना ही जो है मेहनत करने में मज़ा आएगा। और जब परिवार बड़ा होता है तो साथ में काम करने का मज़ा भी बहुत आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं वापस अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।